हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एग्जाम के लिए बॉटनी सब्जेक्ट में फंगी टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो या पीजीटी लेवल का हो। बात करें यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, राजस्थान पीजीटी या फिर DSSB, किसी भी एग्जाम में अगर फंगी टॉपिक पूछा जाता है जिसे आप कवक के नाम से जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और होली के टाइम में जो थोड़ी सी असुविधा हुई है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। जैसा आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था कि मैम नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करिए, तो फंगी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गी है, यानी कि शैवाल है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और फंगी के टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे जिसमें टोटल 136 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फंगी यानी कवक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर हो या फिर पोषण हो, प्रजनन हो, आर्थिक महत्व हो, कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा उन सबको हम कंसीडर करेंगे। और आपको एक बात और बता दें, हमारे इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरे फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आप 2-2 मिनट का टाइम निकालकर उन वीडियो को भी जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें एग्जाम रिलेटेड ऐसे पॉइंट रहते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में टच हो जाएंगे, तो उनको भी जरूर देखा करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट फंगी इज इंक्लूडेड इन, ब्रैकेट फंजाई शामिल की जाती है किसमें? ब्रैकेट फंजाई जो है वो किसमें शामिल की जाती है? ऑप्शन दिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ये जो आपको नाम देखने को मिल रहे हैं ये सब क्या है, फंगी कितने टाइप की होती है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आपको वो चीज़ें पसंद आती हैं तो उस पर भी आप लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट फंजाई के बारे में पूछा गया है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज। ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल की गई है। पॉलीपॉर्स को ब्रैकेट कवक या सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ब्रैकेट फंजाई का और नाम क्या है? तो इसी का और नाम है पॉलीपोर्स। पॉलीपोर्स या इसी को सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ कवक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से शेयर कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से जीएस जीके के क्लासेस भी करवाए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? निम्नलिखित में से कौन अल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, स्कैरोमाइसिस या फिर म्यूकर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैरोमाइसिस। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया है। इसके अलावा यही क्वेश्चन उत्तराखंड एसएससी एलटी में भी पूछा गया है 2018 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप को हमेशा रिपीट करते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तभी आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कैरोमाइसिस की बात करें, स्कैरोमाइसिस को आप जनरल भाषा में ईस्ट के नाम से जानते हैं। ईस्ट जो होता है ये किण्वन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी ईस्ट की हेल्प से अल्कोहल बनाया जाता है। इसी ईस्ट के हेल्प से आप लोग घर में ब्रेड, पाव भाजी, इन सब चीज़ों को बनते हुए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है, यानी फंगिसाइड्स है? ऑप्शन है डीडीटी, बीएचसी, D24D या फिर बोर्डो मिक्सर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब जानने से पहले आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले सबसे तो ये पीजीटी बॉटनी 2002 में आया, पीसीएस में आया, पीसीएस 2002, 2005, 2008 और उसके अलावा एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जा रहे हैं वो आपका पीजीटी में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। पीजीटी और पीसीएस के लेवल लगभग सेम ही होते हैं। कभी पीसीएस के क्वेश्चन पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं और कभी पीजीटी के क्वेश्चन आपको पीसीएस में देखने को मिल जाते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में रख के जाना है और बहुत अच्छे से अगर आप फंगी को पढ़ना चाहते हैं, एक एक टॉपिक को थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए और हम आपको उसी दिन से थ्योरी क्लासेस एकदम पेड बैच की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देखते हैं इसका जो सही जवाब था कौन सा फंगीसाइड्स है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोडो मिक्सर। बोडो मिक्सर कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम का मिश्रण होता है। कॉपर सल्फेट को आप CuSO4 के नाम से जानते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट का। और क्विकलाइम जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्विकलाइम होता है। ठीक है, ये क्विकलाइम होता है। इसी को बोडो मिक्सर के नाम से जाना जाता है और इसका जो उपयोग है वो कवकनाशी के रूप में यानी कि फंगीसाइड्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोडो मिक्सर में निम्नलिखित में से किन दो धातुओं के लवण होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा इसमें कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम मिश्रित होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका UPPCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिया है पोटेशियम मैग्नीज, कैल्शियम कॉपर, फेरस कोबाल्ट, कैल्शियम और फेरस। किन दो चीज़ों का मिश्रण है बोडो मिक्सर? तो हम लोगों ने देखा कि ये कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम का मिश्रण है। इनमें से आपको कौन सी चीज़ें मिल रही हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और कॉपर। कैल्शियम कहाँ से मिला? क्विकलाइम से। आपने देखा था उसका फॉर्मूला Ca मतलब कैल्शियम होता है, CaOH का होल ट्वाइस ये क्विकलाइम था। और कॉपर आपको कहाँ से मिला? कॉपर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट से ले लिया, CuSO4, कॉपर सल्फेट से कॉपर ले लिया और क्विकलाइम से कैल्शियम ले लिया। तो ये कैल्शियम और कॉपर का मिश्रण होता है बोडो मिक्सर। और यूज किस लिए किया जाता है? यूज किया जाता है फंगीसाइड्स के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका GIC में पूछा गया, बोडो मिक्सर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। GIC में क्या पूछा गया 2021 में कि बोडो मिक्सर को किसने खोजा? अभी हम लोगों ने देखा बोडो मिक्सर का यूज कहाँ होता है, बोडो मिक्सर को बनाया कैसे गया। अब पूछा जा रहा है कि बोडो मिक्सर की खोज किसने की थी। 4 साइंटिस्ट के नाम आपके सामने दिए हैं। पहला है लुई पास्चर, फिर है मिलार्डेट, मिचेली या फिर प्रीवोस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1860 ईस्वी में बोडो मिक्सर की खोज की थी, उनका नाम था मिलार्डेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने 1860 ईस्वी में बोडो मिक्सर की खोज की थी। अगला, वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को क्या कहा जाता है? मैंने आपसे इसके पहले के वीडियो में पूछा था कि 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। आप में से एक ने ही जवाब दिया है और वो भी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि WH व्हिटेकर ने 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ड्यू टू होली वैकेशन आपके कुछ क्लासेस पेंडिंग रह गए, नहीं हो पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्लासेस एज इट इज़ जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे। और हाँ, आपने जो कहा था कि पहले टॉपिक बता दिया करिए नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक अब एल्गी मैंने बता दिया और जब मैं जूलॉजी के वीडियो बनाऊंगी तो उसमें भी आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दिया करूँगी। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी जो भी राय है, आप जो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है वर्तमान में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फिर डिस्कोमाइसिटीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊमाइसिटीज। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत कवक समूह को ऊमाइसिटीज कहा जाता है। ऊमाइसिटीज किंगडम माइकोटा की एक क्लास है जिसे सामान्य रूप से वाटर मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे वाटर मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जलीय होता है और उगैमस प्रकार के प्रजनन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है जितने भी फंगी होते हैं वो क्या होते हैं, 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के अंतर्गत नहीं बल्कि किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? फंगी एक अलग क्लासिफिकेशन रखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस में द्विगुणन पाया जाता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस में द्विगुणन किस में पाया जाता है? यूरिडोस्पोर, ट्यूलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर एसिडियोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
ट्यूलिटोस्पोर पक्सिनिया ग्रेमिनिस रस्ट रोग का कारण होता है तथा यह विभिन्न स्पोर का निर्माण अपने जीवन चक्र में करता है, जिसमें कुछ मोनोकैरियोटिक और कुछ डाइकैरियोटिक होते हैं। मोनो यानी कि एक, और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। डाई यानी कि दो या फिर बहुत सारे, और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। और ट्यूलोस्पोर्स जो है ये डंठल युक्त द्विकेंद्रीय ध्रुव के आकार की संरचना है। और क्या होता है, इस पक्सिनिया ग्रेमिनिस में द्विगुणन कैसा पाया जाता है, ट्यूलोस्पोर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया में ट्यूनोस्पोर है, ट्यूनोस्पोर कैसा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था ये द्विगुणित होता है यानी कि डाइकैरियोटिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको पक्सिनिया ग्रेमिनिस की स्ट्रक्चर दिखाया गया है पक्सिनिया में ट्यूलोस्पोर का। ठीक है, ट्यूलोस्पोर आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको ट्यूलोस्पोर दिख रहा है। ये डंठल के आकार की होती है और ध्रुव के आकार मतलब डंठल युक्त होती है, द्विकेंद्रीय होती है और ध्रुव के आकार की होती है। ठीक, और ये कैसी होती है, द्विकेंद्रीय होती है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है, तो हम सभी को पता है कि एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलियम कार्य करता है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो सही है, उसके अलावा दिया है पीली स्टिकस और एस्परजिलस, तो ये तीनों ही आपको कवक के एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हुए दिख जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस कवक का एक जीनस है। पेनिसिलियम मोल्ड प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के उत्पादन में कार्य करता है। अब आपके लिए जो मेरा आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको पेनिसिलिन की खोज के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपने कहीं और भी पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करें पॉलीस्टिकस की, तो ये हाइमेनोचेस्टी फैमिली में कवक की एक प्रजाति है। यह प्रकृति में एक एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है। अगर पूछा जाए उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा पॉलीपोरिन। क्या हो जाएगा, पॉलीपोरिन। एस्परजिलस क्या है, एस्परजिलस एक मोल्ड प्रजाति है जो एंटीबायोटिक एंथ्राक्विनोन का उत्पादन करती है। ठीक, एंथ्राक्विनोन का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पनीर के परिपक्वन में डैश का उपयोग किया जाता है, फंगी यूज्ड इन म्यूटेशन ऑफ चीज इज। पनीर के परिपक्वन में यानी म्यूटेशन में किस फंगी का यूज किया जाता है, म्यूकर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस या फिर अगैरिकस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम। पनीर के परिपक्वन में यानी म्यूटेशन में पेनिसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है। अगला, कैरेक्टरिक फीचर ऑफ किंगडम फंगी इज। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता क्या है, कैरेक्टर फीचर ऑफ किंगडम फंगी, फंगी के लक्षण आपको बताने हैं, कैरेक्टर फीचर बताने हैं। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीसीएस पीजीटी और राजस्थान स्कूल लेक्चरर दोनों टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन है यह प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अंतर्ग्राही विधि से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अवशोषण की विधि से होता है, बिल्कुल सही बात है। फंगी जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो एडॉप्टिव होता है, ना कि स्वपोषी होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार डी को भी देख लेते हैं, ये यूकैरियोटिक स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन पेनिसिलियम, राइजोपस, ऑस्ट्रेलेगो, सेक्रोमाइसिस। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलियम। कोनिडियो का निर्माण कवक सूत्रों पर होता है। कोनिडियाधारी कवक सूत्र को कोनिडियोधर कहा जाता है, या शाखित या फिर अशाखित यानी कि ब्रांच या फिर अनब्रांच, पटयुक्त या पटहीन हो सकते हैं। कोनिडिया एकल एक या श्रृंखलाबद्ध हो सकते हैं। कोनिडिया विभिन्न माप और आकृति के हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इसमें कौन आता है, तो पेनिसिलियम आता है, किसमें, ब्रांच्ड में, किसमें, ब्रांच्ड में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है तो क्या कहलाता है, यूकार्पिक, होलोकार्पिक, होलोजोइक या फिर होमोथैलिक। सही जवाब ऑप्शन बी, होलोकार्पिक।
कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं, यह आप सभी को पता होगा। फिर भी प्रजनन की एक और श्रेणी जिसमें वानस्पतिक पौधे का एक भाग मूल भाग से अलग हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे होलोकार्पिक कहा जाता है। जिससे एक नया पौधा विकसित होता है उसे होलोकार्पिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कायक फलिक फफूंद का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक फंगस इज। अभी देखा हमने होलोकार्पिक क्या है, तो होलोकार्पिक देख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है होलोकार्पिक का एग्जाम्पल कौन सा है। होलोकार्पिक है क्या, पहले ये समझ लीजिए। कुछ कवक, जैसे नाम अगर आपको बता दें, सिनकाइट्रियम जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, सिनकाइट्रियम में संपूर्ण थैलस एक से अधिक प्रजनन निकायों में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कायिक और प्रजनन चरण एक साथ नहीं होते हैं। ये होलोकार्पिक कवक कहलाते हैं और इसका उदाहरण क्या है? सिनकाइट्रियम। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड इन डैश में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। किसमें? अगैरिकस, पाइथियम, एल्व्यूगो या फिर राइजोपस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगैरिकस। अगैरिकस में लैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके सामने अगैरिकस का एक डायग्राम बना हुआ है। इसे आप भुईफोड़ या फिर कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम के नाम से जानते हैं। ये अगैरिकस मशरूम की ही एक प्रजाति होती है और ये बैसिडियो स्पोर में रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनमें से दिए गए 3 होते हैं, एक नहीं होता है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम वेट करेंगे। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा जो है वो नहीं होता है? एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक अम्ल उत्पादित होता है, पहला तो बिल्कुल सही हो गया। ग्लूकोनिक अम्ल उत्पादित होता है और ऑक्सैलिक अम्ल उत्पादित होता है। जो नहीं होता है वो है गैलिक अम्ल। यही आपका गलत है और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं होता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर है क्या? तो ये एक कवक की प्रजाति है। इसका उपयोग सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। जबकि बात करें गैलिक अम्ल की, तो गैलिक अम्ल पौधों में लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, जैसे पौधे के छाल में, लकड़ी में, पत्ती में, फूल में, जड़ में, बीज में, इन सब में क्या होता है? गैलिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन युग्मक धानी संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही जवाब ऑप्शन बी जाइगोमाइसिटीज। युग्मक धानी संयुग्मन समानता जाइगोमाइसिटीज में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायो एसेक्स में प्रयुक्त होता है? पेंसिलियम नोटेटम, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी, एस्परजिलस नाइगर या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है जो कॉपर की अगर छोटी सी भी मात्रा कहीं पे प्रेजेंट है उसको पहचान लेता है और जैव परख के रूप में प्रयुक्त होता है। मिट्टी में मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मोवाल्डम के निर्धारण के लिए एक परीक्षण जीव के रूप में एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिना कवक जाल का कवक है, यानी कि द फंगस विदाउट माइसेलियम इज। कौन सा वो फंगस है जिसमें माइसेलियम यानी कि कवक जाल जो है वो नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रिलेगो, एल्विगो, अल्टरनेरिया या फिर सेक्रोमाइसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्रोमाइसिस। इसमें माइसेलियम नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड जीआईसी 2012 और यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सेक्रोमाइसिस कवक का एक वंश है जिसमें कई प्रकार के ईस्ट शामिल होते हैं। यह दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रयोग किया जाता है और किण्वन में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के द्वारा ब्रेड वगैरह, ब्रेड हो गया, शराब हो गया, इसी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें माइसेलियम नहीं पाया जाता है, यानी कि कवक जाल जो है वो नहीं पाया जाता है। सेक्रोमाइसिटीज में अकोशिकीय थैलस होता है जो इस प्रकार का कवक जाल से रहित होता है, परंतु कभी कभी अनेक कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्यूडोमाइसेलियम बना लेती हैं। स्यूडो मतलब होता है स्यूडो मतलब होता है फाल्स यानी कि आभासी।
ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है, फाल्स यानी कि स्यूडो माइसीलियम बना लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोष कवक के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है। एन एक्सेप्शन टू सेपरेटेड हाइफी ऑफ सैक फंजाई इन राइजोपस पेंसिलियम ईस्ट एगेरिकस। यह क्वेश्चन DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। ईस्ट जो है ये हर जगह पाया जाता है और ये मृत्योपजीवी कवक है। यह विशेष रूप से सबस्ट्रेटम पर अधिक मिलते हैं, जिसमें शर्करा की मात्रा अधिक हो, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रूप से प्रेजेंट होते हैं। यह सैक फंगी के भित्ति युक्त कवक तंतु के लिए अपवाद है, क्योंकि इसमें कवक जाल नहीं होता है। या गोलाकार एक कोशिकीय रंगहीन थैलस होते हैं। कौन? ईस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन LT ग्रेड और GIC दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टरनेरिया में। किसमें? अल्टरनेरिया में म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाई जाती है। अगला, पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोसी पर पाई जाती है? यूरोडोस्पोर, ट्यूलेटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर या फिर पिक्निडियोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्निडियोस्पोर। पक्सिनिया में 5 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो अलग अलग पोषण पर उपस्थित होते हैं, लेकिन जो बेसिडियोस्पोर होता है इसमें कोई भी पोषक नहीं पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैकल्पिक पोषक किसमें पाया जाता है? पिकिडियोस्पोर और एसियोस्पोर में भी पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल में आपको दिया होता एसियोस्पोर तो इसमें भी वैकल्पिक पोषक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कवक समूहों में किसमें पटयुक्त कवक तंतु होते हैं तथा मुकुलन कोनिडिया तथा विखंडन द्वारा वह अलैंगिक प्रजनन करता है? ऑप्शन, बेसिडियो माइकोटीना, जाइगोमाइसिटीज, क्रीटिडस या फिर ग्लोमेरोमाइकोटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिडियो माइकोटीना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एस्कोमाइकोटोना, बेसिडियोमाइकोटोना और माइकोटा ड्यूटेरोमाइकोटा के सदस्यों में शाखित यानी कि ब्रांच्ड पटयुक्त माइसेलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे उपस्थित ऑप्शन आपको जो मिला है वो बेसिडियोमाइकोटा है। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा में भी ब्रांच्ड पटयुक्त कवक तंतु पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एर्गॉट निम्न कवक से प्राप्त होता है। एर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फंगस, एल्विगो, राइजोपस, पक्सिनिया या फिर क्लेविसेप्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एर्गॉट जो है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एर्गॉट जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक, एर्गॉट एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग क्लेविसेप्स परप्यूरिया द्वारा उत्पादित संक्रमण और विषाक्त पदार्थों के वर्णन के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए एर्गॉट रोग किससे संबंधित है तो यह अनाजों से। अनाजों में भी मुख्यतः राई में लगने वाले संक्रमण को एर्गॉट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एर्गॉट ऑफ राई रोग का कारक वंश है। देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, एर्गॉट ऑफ राई किसके कारक होता है तो इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा एर्गॉट रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें आपको दिया है रोग और उसको फैलाने वाले फंगस, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से फैलता है। बिल्कुल सही बात है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से फैलता है। क्रूसीफर का वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्विगो कैंडिडा से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्टिलोगो हॉर्डी से होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है यह ऑस्टिलोगो हॉर्डी से नहीं होता है। ये किससे होता है? ये ऑस्टिलोगो ट्रीटिकी से होता है। किससे? ऑस्टिलोगो ट्रीटिकी से होता है, ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया है बाजरा का ग्रीन ईयर, ये क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला से होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको 4 बीमारियाँ और 4 रोग देखने को मिल गए। ये अलग अलग एक नंबर के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको मिलान में भी देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये किसके द्वारा होता है तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्विगो कैंडिडा
हेडा से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रिलागो टेट्रिकी से होता है। और ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा जो है ये क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला से देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि स्टिलागो हार्डी दिया है यही गलत है, और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा। अगला, कप फंगी बिलोंग टू, कप फंगी जो है, कप सेप जो फंगी होता है ये किससे बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। कप सेप फंगी जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन में किसका कौन सा सेप होता है, कौन फंगी किस क्लास में रखा गया, मैंने शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं वहाँ अगर फंगी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना कॉन्सेप्ट के साथ, तो वहाँ से ज़रूर उसको शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन, क्रोपोफिलस कवक का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ क्रोपोफिलस फंगी इज एल्विगो, सेप्रोलेग्निया, ऑस्ट्रिलागो या फिर पेजिजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पेजिजा। क्रोपोफिलस कवक एक प्रकार का कवक होता है जो जानवरों और गोबर पर उगता है। ये कवक पौधों पर अपने बीजाणु छोड़ते हैं जो बाद में शाक भक्षी द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और बाद में मल द्वारा निकाल दिए जाते हैं। ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं तो कवक जो है पैदा करने वाले मल पर अंकुरित होते हैं। पेजिजा एक सहजीवी कवक है जो पिलोब्लस और पेजिजा क्रोपोफिलस कवक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढके हुए स्पड में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली विकसित होती है। ऑप्शन दिया है फंगल माइसेलियम, म्यूसिलेज प्रोड्यूस फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन डेवलप्ड बाय स्पोर, द ओवरी वॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फंगल माइसेलियम। क्लेमाइडोस्पोर के निर्माण के दौरान हाइफी का प्रत्येक खंड फूल जाता है और गोल हो जाता है और इसके चारों ओर रीढ़ की दीवार बन जाती है। ढके हुए स्मट में क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर आवरण झिल्ली कवक माइसेलियम यानी फंगल माइसेलियम में विकसित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माइसेलियम कवक धागों या हाइफी का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए माइसेलियम क्या है, तो ये बहुत सारे कवक धागे यानी कि हाइफी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन सा कंड में पाया जाता है, यानी कौन सा स्पोर्स आर फाउंड इन स्मट। स्मट में क्या पाया जाता है? एसियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, एस्कोस्पोर या फिर क्लेमाइडोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लेमाइडोस्पोर। स्मट में क्लेमाइडोस्पोर पाया जाता है। अगला, जौ के ढके हुए स्मट में बीजाणु एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बीजाणुओं द्वारा स्रावित श्लेष्मा, अंडाशय की दीवार से, बीजाणु द्रव्यमान के चारों ओर कवक हाइफी से या फिर पैलिया से। तो इसका जवाब अभी हम लोगों ने देखा था, ये फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर मास से बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय कवक है? पेंसिलियम, राइजोपस, सेप्रोलेग्निया या फिर एस्परजिलस। सही जवाब ऑप्शन सी सेप्रोलेग्निया। ये कैसा है? एक जलीय कवक है यानी कि एक्वेटिक फंगस है। इसे अक्सर कॉटन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का स्रोत है, यानी इनमें से वो कौन से दोनों पेयर हैं, मतलब केवल एक नहीं, दो, मतलब दो दो यहाँ पे जीव दिए हुए हैं ना। एक देखिए स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, फ्रैंकिया, ओलोसिरा और स्पायरोगायरा और फ्रैंकिया, दोनों ही इनमें से कौन से दोनों ही जो हैं वो क्या है? जैव उर्वरक के स्रोत हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रैंकिया और ओलोसिरा। फ्रैंकिया और ओलोसिरा जो है ये दोनों ही जैव उर्वरक के स्रोत हैं। फ्रैंकिया नाइट्रोजन स्थितीकरण करता है और ओलोसिरा जो है ये भी क्या करता है? जैव उर्वरक का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एमेरीसेला का एक आदर्श अवस्था है। एमेरीसेला इज अ परफेक्ट स्टेज ऑफ, मतलब एमेरीसेला का परफेक्ट स्टेज कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए आपके सामने। पीसीएस प्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीसीएस प्री 2007, 2001, पीसीएस प्री 2011 कितने एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। एमेरीसेला का परफेक्ट स्टेज कौन सा है? एस्परजिलस का, अल्टरनेरिया का, फ्यूजीरियम का या फिर सर्कोस्पोरा का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एस्परजिलस का। एमेरीसेला एस्परजिलस का एक परफेक्ट स्टेज है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
प्लेनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अल्टरनेरिया, सिनकाइंट्रियम, फाइटोप्थोरा या फिर स्पोरोलेग्निया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्पोरोलेग्निया। डाइप्लेटिनिज्म यानी दो प्रकार के जूस्पोर, प्राथमिक और द्वितीयक, इन दोनों को ही डाइप्लेटिनिज्म कहा जाता है और ये किसके द्वारा होता है? तो स्पोरोलेग्निया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गेहूं का लूज स्मट रोग होता है। गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रिलोगोट्रिटिकाई के द्वारा गेहूं का लूज स्मट रोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स की, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स या सामान्यतः हरा या काला साँचा कहा जाता है, जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें एक और होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये गेहूं में काले दाने या तने पर जंग लगने की बीमारी को कहा जाता है और जो गेहूं का लूज स्मट होता है ये ऑस्ट्रिलोगोट्रिटिकाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है? यानी इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कवक से नहीं बनी है? आमाटॉक्सिन, कैप्सेसिन, सिफ्लोस्पोरिन या फिर एफ्लाटॉक्सिन? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, कैप्सेसिन, जिसे मिर्च के नाम से जाना जाता है, या मिर्च का एक सक्रिय घटक है जो जीनस कैप्सिकम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव परजीवी है यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट है? ऑप्शन पाइथियम एफेनिडमेटम, एल्विगो कैंडिडा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पाइथियम एफेनिडमेटम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है। अगला क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या निमेटोड्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फंगस। पीजीटी बायोलॉजी 2004, 2005 और पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न होता है? फंगस से होता है। एफ्लाटॉक्सिन है क्या? तो ये एक विषैला पदार्थ होता है। एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवस व एस्परजिलस पैरासिटिकस नामक कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट विष्ट पशु विष्ट में उगने वाले कवक हैं, यानी कि जो डग होता है, एनिमल्स के जो डग होते हैं उसमें कौन सा कवक उगता है? ह्यूमोकोकस, लिग्निकोकस, क्रोपोफिलस या फिर फंगीकोकस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोपोफिलस। ये जो है मल मूत्रों पे, पशुओं के मल मूत्रों पे उगने वाले कवक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर ये सैप्रोफिटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है? एल्गी, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा? सही जवाब ऑप्शन बी कवक। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है? कवक में पाया जाता है। ठीक, क्लैंप कनेक्शन जो होते हैं ये फंगल माइसेलियम में डाइकैरियोटाइजेशन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 सही है, 1 गलत है। वही बीमारी और उसको फैलाने वाले फंगल्स के नाम दिए हैं। पहला दिया है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्या यह स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के कारण होता है? तो बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा था ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला के कारण होता है। दूसरा दिया है पाउडरी मिल्ड्यू, ये आपका एरिफाइसिस से होता है। बिल्कुल सही बात है। वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया बल्टेरी बटलेराई यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया जो है ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर की सबसे सामान्य बीमारी है, या एल्विगो कैंडिडा के कारण होता है, ना कि बटलेरी के कारण। ठीक है, और रेड रॉट डिजीज जो है ये क्लैटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं। अगला क्वेश्चन, क्रूसीफर यानी क्रूसीफेरी के सफ़ेद रतुआ का कारक जीव एल्विगो कैंडिडा है या किससे संबंधित है? अभी आपको पूछा था कि कौन सा गलत था, उसमें भी एल्विगो कैंडिडा दिया था। अब आपसे पूछा जा रहा है एल्विगो कैंडिडा जो है जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर क्रिएट करता है या वाइट रस्ट ऑफ पक्सीनिया क्रिएट करता है, वह किस क्लास से संबंधित है? बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या फिर फंगी इम्परफेक्टी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोमाइसिटीज।
एल्विगो कैंडिडा फाइकोमाइसिटीज क्लास से संबंधित है और ये क्या करता है, ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफर कुल में व्हाइट रस्ट बीमारी का कारण है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा था, तो सही जवाब था एल्विगो कैंडिडा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरसों, मूली, पत्ता गोभी, सलजम, इन सब में जो है बीमारी पैदा करता है क्योंकि ये सभी क्रूसीफर से आते हैं। ईस्ट में श्वसन क्रिया होती है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इन। ईस्ट में श्वसन क्रिया कैसी होती है? क्वेश्चन आपका एनवीएस पीजीटी और यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है रेयरली एनारोबिक, प्योरली एरोबिक या फिर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। ईस्ट जिसे सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है, इसमें बोथ एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगला क्लेटोट्राइकम फाल्केटम में लैंगिक चरण को डैश के रूप में जाना जाता है। क्लेटोट्राइकम फाल्केटम में जो लैंगिक चरण होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सेक्सुअल स्टेज जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राइजोक्टोनिया सोलानी, ग्लोमेरा तुर्की मानेसिस, पाइथियम बटलरी, फाइसेरम पॉलीसेफॉलम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोमेरा तुर्की मानेसिस। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम में लैंगिक चरण को ग्लोमेरा तुकु माइनेसिस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची एक को कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको बीमारी दे दिया और पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये एल्विगो कैंडिडा से होता है, बिल्कुल सही बात है। विल्ट ऑफ, ये आपके लिए नया है, ठीक है। पिगोन पी, ये जो है ये फ्यूजेरियम यूडम से होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये ऑस्ट्रिलागो ट्रिटिकाई से ना होकर ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट अभी हम लोगों ने देखा था किससे होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई से होता है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई से होता है, ठीक है। अगला लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेंटस से होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब, मतलब सही गलत होते हुए भी सही हो जाएगा। अगला ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ ओट इज कॉज्ड बाय, जई के तने का काला कीट किसके द्वारा होता है? पैक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई, बिल्कुल नहीं। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एवेनी, बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस एवेनी के कारण जो है वो जई का जो पत्ता है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है और उसके स्टेम में जंग लग जाती है, इसी के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैपिलिटियम निम्नलिखित में से किसके फल कायकों में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्सोमाइसिटीज। कैपिलिटियम जो है वो मिक्सोमाइसिटीज के फल कायकों में पाया जाता है। कैपिलिटियम बीजाणु के बीच एक फल काय के साथ स्टेराइल फाइबर का द्रव्यमान होता है, यानी ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एस्कोमाइकोटीना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं? पफ बॉल्स, वाटर मोल्ड्स, सैक फंगी या फिर पिन मॉल्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सैक फंगी। जितने भी एस्कोमाइकोटीना के सदस्य होते हैं, एस्कोमाइकोटीना के सदस्य होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम में जहाँ पे आपको बॉटनी में फंगी टॉपिक पूछा जा रहा है, फंगी टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार टीआरई हो, टीजीटी, पीजीटी, दी ट्रिपल एसबी या फिर आपका चाहे वो एनवीएस, केवीएस या फिर आपका जीआईसी हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फंगी का अभी एक क्लास ख़त्म हो गया है, ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इंक्लूडेड पीसीएस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा और ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था कल का ये था, एस्कोमाइकोटीना के सदस्य समानता क्या कहे जाते हैं? तो हम लोगों ने देखा था इनको सैक फंगी के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव और मोटिवेशन हमें ज़रूर देते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु को अंकुरण के लिए किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर,
ट्यूलिटोस्पोर या फिर एसिडियोस्पोर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर को इसके अंकुरण के लिए किसी भी जीवित होस्ट की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेसिडियोस्पोर जो है ये मिट्टी पर अंकुरित होते हैं। बेसिडियोस्पोर एक कोशिकीय पतली दीवार वाले और बहुत छोटे होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कराई जा रही हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको अवगत करा दें कि हमारे इसी चैनल पे फंगी के छोटे छोटे वीडियो बनाकर, फंगी, एल्गी, इन सब के छोटे छोटे वीडियो बनाकर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट टच करेंगे वो आपको बता दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। आप उन्हें जरूर देखिए। जैसे आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो ना देखकर आप उन शॉर्ट वीडियो को देखिए जो आपके एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए और बताइए हमारा ये एफर्ट आपको कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक समलरागी है, यानी कि कार्पोफिलस फंगस है। ऑप्शन है एल्विगो, सेप्रोलिग्निया, एगेरिकस या फिर एस्ट्रीलेगो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? तो ये एक सहजीवी कवक है या समलरागी यानी कि कार्पोफिलस होता है। एगेरिकस है क्या? तो ये मशरूम की एक प्रजाति होती है और इसमें जहरीले भी होते हैं कुछ और कुछ खाद्य भी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए तो ये उगते कहाँ हैं, तो ये सड़ी गली चीज़ों पर, गोबर पर, लकड़ी पर, इन्हीं सब चीज़ों में उगते हैं। अगला, ऊ स्पोर आर फाउंड इन, निषिकांड पाए जाते हैं। ऊ स्पोर किसमें पाए जाते हैं? स्फेरोथीका, म्यूकर, फाइटोप्थेरा या फिर पक्सिनिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फाइटोप्थेरा। ओमाइसिटीज, कुछ ओमाइसिटीज के ओ स्पोर्स विशेष रूप से पाइथियम और फाइटोप्थोरा मिट्टी में उनकी दृढ़ता के कारण माइकोपैरासाइट की विधि के लिए एक विशेष आधार होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? फाइटोप्थोरा और पाइथियम दोनों में। तो पाइथियम आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी फाइटोप्थोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मक्के का बौना रोग होता है। कॉर्न स्टर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय, मक्का जो है वो बौना रोग किसके कारण होता है? स्पाइरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, कवक या फिर विषाणु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पाइरोप्लाज्मा। मकई का जो स्टंट रोग होता है यानी कि बौना रोग होता है, और अन्य घासों का जीवाणु रोग होता है, मतलब मकई का स्टंट रोग और अन्य घासों का जीवाणु रोग है। इसके लक्षणों में रुका हुआ विकास और पत्तियों का लाल हो जाना शामिल होता है। और ये किसके कारण होता है? तो स्पाइरोप्लाज्मा के कारण होता है। स्पाइरोप्लाज्मा है क्या? तो ये कुनकेली है, एस कुनकेली एक स्पाइरोप्लाज्मा, जिसे अक्सर कॉर्न स्टंट स्पाइरोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, इसी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानता ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक कौन सी, यानी कि वो कवक कौन सी है जिसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ये जो है पहाड़ों पर, पर्वतों पर से नीचे गिरते हैं और ब्रेड की तरह संरचना होती है इनकी, इसलिए इन्हें ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। वो कौन सा कवक है? अल्टरनेरिया, राइजोपस, पक्सिनिया या फिर एस्परजिलस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइजोपस। राइजोपस स्टोनोलोनिफर समानता ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, जो ब्रेड, जेली, सीरम, चमड़े जैसे विभिन्न प्रकार के कार्बनिक उत्पाद पर मृतजीवी यानी सैप्रोफिटिक रूप से विकसित होते हैं, या जाइगोमाइकोटा का सदस्य होता है और जीनस राइजोपस में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है। ये उष्णकटिबंधीय या फिर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पाउडरी मीड्यूल्स सम्मिलित किए जाते हैं। पाउडरी मीड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन, पाउडरी मीड्यूल्स किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो पहला ही जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसमें? एस्कोमाइसिटीज में सम्मिलित किए जाते हैं पाउडरी मीड्यूल्स। है क्या ये? तो ये एक कवक रोग है जो पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी इसमें से 3 गलत है, एक सही है, और वही सही आपको खोजना है। पहला है राइजोपस एसियो स्पोर उत्पन्न करता है। बिल्कुल नहीं, राइजोपस एसियो स्पोर नहीं उत्पन्न करता, ये गलत है। दूसरा है आर्द्र विमलन एक विषाणु रोग है, यानी डैम्पिंग ऑफ इज अ वायरल डिजीज। गलत। एलोमाइसिस इज अ पैरासिटिक फंगल। गलत। फ्यूरियम प्रोड्यूस अ स्पोरोडोकियम।
यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्यूजियम केवल कोनिडियम निर्माण द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। कोनिडिया दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। स्पोरोकोडियम माइक्रोकोनिडिया द्वारा जमीनी स्तर पर होस्ट की सतह पर बनता है। ऑप्शन बी डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई। कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर एल्गी के लिए, फंगस के लिए, टेरिडोफाइट्स के लिए या जिम्नोस्पर्म के लिए। किसके लिए जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक के लिए। क्यों? क्योंकि कवक में मध्य लैमेला अनुपस्थित होता है, इसलिए इन्हें कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है। कवक यूकैरियोटिक में शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद मतिभ्रम पैदा करता है, यानी कि ह्यूलेशन पैदा करता है? एमेनिटा मस्केरिया, कंथेलरस सिवेरियम, बोलेटस यूडुलस या फिर वालवेरियल्ला वालवाशिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेनिटा मस्केरिया। अमेनिटा मस्केरिया जो है ये एक जहरीला मशरूम होता है या मतिभ्रम यानी ह्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कवक जो जिब्रेलिन की खोज से संबंधित है, जिब्रेलिन की खोज से कौन सा कवक संबंधित है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सोलेनाई, फ्यूजेरियम लॉग्निपस या फिर फ्यूजेरियम मोनीलीफॉर्मे। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोनीलीफॉर्मे। फ्यूजेरियम मोनीलीफॉर्मे जिब्रेलिन की खोज से जुड़ा हुआ है। इस फंगस को जिब्रेला फ्यूजिकुरोई के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग किसी भी फसल के विकास में तेजी लाने के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए जिब्रेलिन की खोज कब हुई, तो जिब्रेलिन की खोज 1935 में एक साइंटिस्ट थे, तेजीरो याबुता और सुमुकी, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित फफूंदों में से कौन सा एक फफूंद धान का बकायने व्याधि के कारक है, यानी बकायने डिजीज ऑफ पैडी के लिए कौन सा जिम्मेदार है? फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी, फ्यूजेरियम सोलेनी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा या फिर फ्यूजेरियम लॉन्गिपस। सही जवाब हो जाएगा पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी। ये धान के बकाने बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अनुवांशिकी समझने में सर्वाधिक योगदान करने वाला कवक कौन सा है, यानी वो कौन सा कवक है जिसके माध्यम से हम लोग जेनेटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं? ऑप्शन है सेप्रोलैग्निया, न्यूरोस्पोरा, कैल्विसेप्स या फिर यूरोसियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरोस्पोरा। जिस कवक में अनुवांशिकी को समझने में सबसे अधिक योगदान है वो उसका नाम क्या है? न्यूरोस्पोरा है। क्यों? क्योंकि न्यूरोस्पोरा जैव रासायनिक और अनुवांशिकी कार्यों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जीवन चक्र सबसे छोटा होता है और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि आगुणित होता है। न्यूरोस्पोर की कुछ प्रजातियां जैसे न्यूरोस्पोर टेट्रास्पर्मा, न्यूरोस्पोर क्रास्का अनुवांशिकी और जैव रासायनिक अनुसंधान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टोपस का जू स्पोर होता है, द जू स्पोर ऑफ सिस्टोपस इज। क्वेश्चन आपका एनवीएस पीजीटी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है। ऑप्शन है ए फ्लैजलेटेड, यूनिफ्लैजलेटेड, बाईफ्लैजलेटेड या फिर मल्टीफ्लैजलेटेड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईफ्लैजलेटेड। सिस्टोपस जिसे एल्विगो के नाम से जाना जाता है, इसका जो जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, यानी गतिशील होता है और बाईफ्लैजलेटेड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। यहाँ पे आपको सिस्टोपस यानी एल्विगो के जू स्पोर को दिखाया गया है। इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं? गतिशीलता प्रदान करते हैं, यानी चलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अंदर समान लंबाई के दो व्हीप टाइप फ्लैजला होते हैं। यह पैरासाइट फंगी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ट्यूबर मेलानोस्पोरम, क्रोपाइनस सिनेरियस, ऑस्टिलेगोमेडिस या फिर म्यूकर म्यूसिडो। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ट्यूबर मेलानोस्पोरम। ट्यूबर मेलानोस्पोरम कवक खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों की जड़ों में आशय कुचक्र कवक मूल उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन ग्लोमस, ट्यूबर, बोलिटस या फिर एलाफोमाइसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोमस।
ग्लोमस इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों की जड़ों में आंसय कुचक्रक कवक मूल जो है वो ग्लोमस द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलद पत्र जो एस्काई या बैसिडिया वहन करती है उसका नाम क्या है? आ फर्टाइल लेयर ब्रिंगिंग एस्काई और बैसिडिया इज नेम्ड हाइमेनिया, एस्कस, बैसिडियम या फिर स्पोरेंजिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हाइमेनिया। फलद पत्र जो एस्काई या बैसिडिया वहन करती है उसका नाम क्या है? हाइमेनिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको तत्काल प्रभाव से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रोगजनक के शाखा युक्त हॉस्टेरियम पाया जाता है? ऑप्शन है एरिसैफी ग्रेमिनिस, एरिसैफी पॉलीगोनाई, पोरोनोस्पोरा पिसाई या फिर सिनक्रीडियम एंडोबायोटिकम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एरिसैफी ग्रेमिनिस। अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, आप पढ़ लेंगे, तो आपको बता दें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और आने वाले क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना तो आपके लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। जो बच्चे अभी तैयारी नहीं स्टार्ट किए उनको रहने दीजिए। आप अगर अपनी तैयारी, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप पर डे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टीआरई 4.0 की बहुत अच्छे से तैयारी, एक एक चीज़ की प्रॉपर डिस्कशन के साथ करवाई जाएगी, तो आप उसे मिस बिल्कुल मत करिएगा। और अपनी तैयारी, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ढील बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अभी बहुत टाइम है, क्योंकि दिन कैसे बीतेंगे पता बिल्कुल नहीं चलेगा और एग्जाम आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम आपको संभावित क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद डेथ चेयर के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा वो फंगस है जिसे डेथ चेयर के नाम से जानते हैं, जो मशरूम जहरखोरी के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा फफूंद है जिसे डेड चेयर कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा एमेनिटा फेलोआइडिस। एमेनिटा फेलोआइडिस जो है इसे डेड चेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह देखने में अगेरिकस के जैसा ही दिखता है, यानी जो फफूंद हम लोग खाते हैं उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन अगर इसे कोई गलती से भी खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे डेड चेयर के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक वर्जिनल फफूंद है, मशरूम है, जिसे हम लोग मशरूम खाते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो डेड चेयर है वो है एमेनिटा फोलोआइडिस। ये देखिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसे गलती से भी कोई खा लेता है तो उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फफूंदों में से किसका फलकाय प्रदीप्तमान होता है? यानी कि कौन सा फफूंद है जो ल्यूमिनिसेंस होता है, यानी जिसमें लाइट जलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीस्टिकस। पॉलीस्टिकस जो है ये हेमिनेटो चैटेसी फैमिली से संबंधित है, और इसमें क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। लगभग 520 से 530 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य इससे निकलते हैं, जिससे रोशनी जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें टोरूला अवस्था देखने को मिलती है? टोरूला कंडीशन में बी ऑब्जर्व। किसमें टोरूला कंडीशन देखने को मिलता है? सेप्रोलेग्निया, म्यूकर, पेंसिलियम या फिर एलोमाइसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूकर। म्यूकर में शर्करा विलयन या अम्लीय माध्यम में रखने पर संकोचकीय कवक तंतु में पट बन जाता है और यह अनेक खंडों या कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? टोरूला अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रामिनिस में यौन प्रजनन किसके द्वारा होता है? यानी पक्सिनिया ग्रामिनिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा देखने को मिलता है? ऑप्शन सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन, गैमेट्रांजियल कनेक्ट या फिर गैमेट्रांजियल कॉपुलेशन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी स्पर्मेटाइजेशन। पक्सिनिया ग्रामिनिस में यौन प्रजनन स्पर्मेटाइजेशन द्वारा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी जगत कवकनाशी है? ऑप्शन PCNB, जिसका फुल फॉर्म होता है पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगर पूछा जाए PCNB का फुल फॉर्म क्या है तो पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा आपको दिया है मैनकोजैब, वैनोमिल
या फिर बोडो मिक्सर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेनोमिल। बेनोमिल एक प्रणालीगत कवकनाशी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वांगी कवकनाशी है? अभी हम लोगों ने देखा था बेनलेट। बेनलेट यानी कि बेनोमिल, ये जो है सर्वांगी कवकनाशी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरहर के मुरझाए रोग का कारक है? यानी कि कौन सा वो कवक है जो अरहर के मुरझाए रोग के लिए जिम्मेदार है? वाइल्ड डिजीज ऑफ पिग्नोपी। ऑप्शन अल्टरनेरिया सोलेनी, फ्यूजेरियम उडम, पाइथियम अल्टीमम या फिर फाइटोप्थोरा इन्फेंटस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूजेरियम उडम। फ्यूजेरियम उडम जो है ये अरहर के मुरझाए रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कवक जीवाश्म कवक है यानी कि फॉसिल है, फॉसिल फंगस है? ऑप्शन केलामाइटम, रिहिटसमाइटस, टिलेटिया या फिर जाइलेरिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जाइलेरिया। जाइलेरिया एक जीवाश्मीय कवक का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, धान के कूटकांड व्याधि पैदा होती है। फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय। फॉल्स स्मट ऑफ पैडी किसके कारण होती है? तो ये उष्टी लॉगिनोइडिया की प्रजाति से होती है। उष्टी लॉगिनोइडिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है? माइकोराइजा के रूप में एस्कोबोलस पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। एस्कोबोलस जो है ये माइकोराइजा के रूप में भाग लेता है। एस्कोबोलस एक प्रकार का सहजीवी संबंध दर्शाता है। ये VAM यानी कि वैम संबंध भी दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक बर्ड्स नेस्ट कवक के नाम से जाना जाता है? बर्ड्स नेस्ट कवक के नाम से। ऑप्शन स्फीरोबोलस, साइथस, कैलेवेरिया या फिर ऑर्बिलेरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी साइथस। साइथस एक प्रकार का कवक है या न्यूडिलिरियसी फैमिली से संबंधित है। इस कुल के यानी इस फैमिली के जो कवक होते हैं वो समूह में बर्ड नेस्ट कवक के नाम से जाना जाता है। इस कवक की संरचना जैसे चिड़िया का घोंसला होता है कुछ उस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसीलिए इसे बर्ड नेस्ट कवक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रैमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन प्रथम बार प्रतिपादित किया। यानी पक्सिनिया ग्रैमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन पहली बार किसने देखा था? ऑप्शन है AHR बुलर, M टिटलेट, D वेरी या फिर JH क्रैगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी JH क्रैगी। पैक्सिनिया ग्रैमिनिस में डाइकैरियोटाइजेशन JS क्रैगी द्वारा प्रथम बार प्रतिपादित किया गया। डाइकैरियोटाइजेशन पक्सिनिया के जीवन चक्र में प्राथमिक होस्ट तक ही रहता है जो गेहूं में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने देखा था? JH क्रैगी के द्वारा देखा गया था। अगला, ऑस्ट्रेलागोहॉर्डई के सोराई प्रायः एक झिल्ली से ढके रहते हैं जो बनती है। ऑस्ट्रेलागोहॉर्डई के सोराई किससे ढके होते, एक झिल्ली से ढके होते हैं, किससे बनी होती है? ये पार्शियल फॉर्म ऑफ होस्ट टिश्यू यानी आंशिक रूप से परपोषी ऊतकों से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बैसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। बैसिडियोमाइसिटीज में एंजियोकार्पस फलन किसमें पाया जाता है? एगेरिकस, पॉलीपोरस, लाइकोपर्डन या फिर क्रोपाइनस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकोपर्डन। ये क्वेश्चन आपका NVS PGT और PCS दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप PGT TGT एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, फंगी टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं और इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 से 60% क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर डायरेक्ट नहीं तो उसके एक्सप्लेनेशन से मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने सभी दोस्तों, सभी रिलेटिव, सभी रिश्तेदारों, सभी जानने वालों में ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाइमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सम ऑफ द फंगी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इट इज फाउंड। द्विरूपता कुछ फफूंदों द्वारा विशिष्ट लक्षण है, निम्नलिखित फंगों में से यह किसमें पाया जाता है? यानी कि पूछा जा रहा है डाइमॉर्फिज्म किस फंगी में पाया जाता है, सिंपल सा इतना ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्लेविसेप्स, ईस्ट, फाइटोप्थोरा या फिर एक्लिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक्लिया। एक्लिया यानी कि एक्लिया जो है ये एक फंगी है और ये इसमें डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है।
दो प्रकार के लैंगिक अंग, संरचना में भिन्न और मादा और पुरुष दोनों में विभेद हो, उसे विषम जालिता कहते हैं, जो एक्लिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाकर नीचे दिए गए उत्तर कोड से अपना उत्तर चयन कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम किससे मिलेगा? तो फ्यूजेरियम जो मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, स्पोरोकोडियम। फ्यूजियम किससे मिलेगा? स्पोरोकोडियम से। 1 का 3 आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 1 का 3 केवल ऑप्शन ए में ही दिखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक पता है कि फ्यूजेरियम जो है ये स्पोरोकोडियम से बिलोंग करता है, स्पोरोकोडियम हाइफा के स्ट्रोमा में पाया जाता है और इस प्रकार की संरचना जो है वो फ्यूजेरियम में पाई जाती है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 केवल ऑप्शन ए में ही दिया है। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। लाइकेन, लाइकेन किससे बिलोंग करेगा? लाइकेन जो बिलोंग करेगा वो होगा ईसीडियम। किससे? ईसीडियम। ईसीडियम कुछ लाइकेन में पाए जाने वाला एक प्रकार के कायिक यानी कि वेजिटेटिव संरचना है जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। फिर है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम किससे बिलोंग करेगा? तो ये एसरबुलस से। किससे? एसरबुलस से। ठीक, एसरबुलस और कोनिडिया जैसी संरचना कोलेटोट्राइकम नामक कवक में देखने को मिलती है। फोमा क्या है? फोमा अब आपका एक ही बच गया, पिकिडियम इससे बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसी हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प है? हेट्रोथैलिक, हेट्रोसियस, बोथ हेट्रोथैलिक एंड हेट्रोसियस, हेट्रोकैरियोटिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रोसियस। हेट्रोसियस यानी भिन्नाश्रयी कवक ऐसे कवक होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है। इस तरह का जीवन चक्र पक्सिनिया ग्रैमिनीस व पक्सिनिया कोरोनोटा में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक कवक को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक जातियों की आवश्यकता पड़ती तो उन्हें क्या कहा जाता है? तभी हम लोगों ने देखा वो क्या होते हैं? हेट्रोसियस होते हैं। हेट्रोसियस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हेट्रोसियस। इसमें एक कवक को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवक हेट्रोसियस होता है? अब आपसे पूछा कि हेट्रोसियस कवक क्या होते हैं, किसे कहते हैं, अब पूछा जा रहा है उसका एग्जाम्पल। इसमें से कौन सा कवक हेट्रोसियस है? तो हम लोगों ने देखा था पक्सिनिया ग्रैमिनीस और पक्सिनिया कोरोनोटा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन से इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट टच हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, कियास्टोबैसिडियम इज फाउंड इन। कियास्टोबैसिडियम किसमें पाया जाता है? ऑरिकुलेरिया, कैंथेलरस, ट्रोमेला या फिर ऑर्मिलेरिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंथेलेरस। कियास्टोबैसिडियम कैंथेरेलस में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कवक में किसको सर्वप्रथम विषाणु रोगों के संचरण के संबंध में होने की जानकारी दी गई थी? एल्ब्यूगो, ऑल्पीडियम, पीथियम या फिर एलोमाइसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्पीडियम। ऑल्पीडियम एक कवक जगत का पौधा है या ऑल्पिडिएसी फैमिली से संबंधित है। सब्जियों में विषाणु जनित रोगों को फैलाने के लिए ऑल्पीडियम एक कारक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि के लिए गन्ने का सबसे हानिकारक रोग कौन सा माना जाता है? रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, विल्ट ऑफ शुगर कैन, स्मट ऑफ शुगर कैन या फिर ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन। भारत में जो गन्ने में सबसे ज़्यादा गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाला रोग है वो कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक रोग होता है। इसे लाल विगलन रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग जो है क्लेटोट्राइकस फाल्केटम नामक कवक के द्वारा फैलता है या गन्ने को भीतर से लाल और सफ़ेद धब्बे उत्पन्न कर देता है, जिससे गन्ना जो होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पीसीएस, एल्टीग्रेड और जीआईसी सब में पूछा गया क्वेश्चन है। कवक के डिजीज से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कंसिडर करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कवक सर्वांगी होते हैं वह है, यानी सर्वांगी यानी कि जो हर जगह पाए जाते हैं वो कौन सा है? बेबीस्टिन, ब्लू कॉपर 50, इंडोफिल 45 या फिर सेल्फैक्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेबीस्टिन। बेबीस्टिन 2 मेथनोइक कार्बोक्सिलिक बेंजामाइडिजोल नामक कवक
जो है ये सिस्टमिक यानी कि सर्वांगी होते हैं। बैडी स्टीन एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणाली कवकनाशी है जिसमें 50% WP कार्बेडाइजम होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये भी आपको सुमेलित करना है और उसके बाद उत्तर कोड बताना है। पहला आपका दिया है पेंसिलिन। पेंसिलिन को सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जानते हैं। आपको ऑप्शन में सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी दिख रहा है? नहीं, पेंसिलिन को नहीं, ईस्ट को सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं। पेंसिलिन को क्या कहेंगे? पेंसिलियम क्राइसोनियम। पेंसिलियम क्राइसोनियम यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 1 का 3 केवल ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है। देखिए फिर से आपका ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेंसिलिन को पेंसिलियम क्राइसोनियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और खमीर डबल रोटी ये किससे होता है? तो ये सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी से होता है। रस्ट पक्सिनिया ग्रेविनिस से देखने को मिलता है और इडेबल मशरूम जो है इसे एगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जाना जाता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, उस कवक का नाम जो खाया जाता है? पेंसिलियम, म्यूकर, राइजोपस या फिर मार्कोला। अभी हम लोगों ने देखा था इडिबल मशरूम जो है वो एगेरिकस बाइस्पोर है। तो इसमें आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एगेरिकस बाइस्पोर। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन खाद्य मशरूम और भी होते हैं। इसमें से जो सही है वो है मॉर्केला। मॉर्केला क्या है? एक मशरूम है जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन PCS, TGT, PGT सब में पूछा गया है। मॉर्केला पैजीजेलस यानी कि एस्कोमाइकोटा डिवीजन का एक फंगस है और जो खाद्य के रूप में यूज किया जाता है, खाने में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मृत्युजीवी अंडावृत्ति है? म्यूकर, कस्कुटा, मोनोट्रोपा या फिर यूट्रिकुलेरिया। कौन सा एक सेप्रोफिटिक है? सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोट्रोपा। मृतजीवी पौधे यानी कि सेप्रोफिटिक प्लांट वे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, एगेरिकस हो गया। ठीक है, बात करें अगर मोनोट्रोपा की, तो मोनोट्रोपा एक सेप्रोफिटिक प्लांट है। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म है। इसे घोस्ट पौधा या फिर इंडियन पाइप पौधा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगर बात करें कस्कुटा की, जिसे अमरवेल के नाम से जाना जाता है, ये परजीवी होता है। और यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लैडर वार्ड कहते हैं, ये कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाइमेज एंजाइम किससे स्रावित होता है? जाइमेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन राइजोपस, राइजोबियम, पेंसिलियम या फिर ईस्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जाइमेज या इन्वर्टेज नामक जो एंजाइम होते हैं ये दोनों ही ईस्ट से स्रावित होते हैं। ईस्ट की अधिकांश जातियां सेप्रोफिटिक होती हैं यानी मृतोपजीवी होती हैं और सेप्रोफिटिक सेरिवेसी जिसे बैकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है, इसे बीवर ईस्ट या फिर बैकर ईस्ट के नाम से जाना जाता है, जो मदिरा निर्माण और बेकरी इंडस्ट्री में उपयोग में ली जाती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अल्टरनेरिया सोलेनी कॉजेज। अल्टरनेरिया सोलेनी कारक है। अल्टरनेरिया सोलेनी क्या कार्य करता है? तो हम सभी को पता है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। क्या? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक, आलू की अंगैती अंगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण होता है। अगर पूछा जाए आलू का वार्ट रोग, तो ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नामक कवक के कारण होता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटस के कारण देखने को मिलता है। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि अरहर में झुलसा रोग, वाइल्ट ऑफ अरहर, मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरहर का झुलसा रोग किसके कारण होता है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया करने का हम प्रयास करते हैं। अगर क्वेश्चन है फंगी डिफर फ्रॉम एल्गी इज हैविंग, कवक शैवाल के किस कारण भिन्न है? कवक जो है वो शैवाल से किस कारण भिन्न है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवक को शैवाल से भिन्न करती हैं, लेकिन आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि किसके कारण भिन्न है। ये क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले हम इन ऑप्शंस में से देख लेते हैं, फिर हम और बहुत सारी विशेषता बता देंगे जो कवक और फंगी से भिन्न है। पहला है क्लोरोफिल के कारण, तो ये नहीं होगा। ठीक है, वैसे सभी
कवक जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये एक कारक हो सकता है। दूसरा है स्टार्च एज रिजर्व फूड, रिजर्व आहार के रूप में स्टार्च उपस्थित होता है। शैवाल जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो कवक होते हैं ये परजीवी, सहजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या बाह्य स्रोत से अपना भोजन लेते हैं। शैवाल जो होती हैं इनकी सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जो कवक होते हैं उनकी काइटिन की बनी होती है। ये भी गलत हो जाएगा। सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक शैवाल, अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको देखना है कवक शैवाल से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि कवक की विशेषता पूछा है आपसे, शैवाल की नहीं पूछा है। ये सारी विशेषता तो इनको भिन्न बनाती है, लेकिन पूछा कवक की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता, रिजर्व फूड कवक के पास नहीं होता, सेलुलोज से नहीं बनी होती, इनका सेल वाल जो है वो काइटिन से बना होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे ये सारी विशेषता ही कवक और शैवाल को एक दूसरे से भिन्न करते हैं, फंगी और शैवाल को, लेकिन आपको ध्यान देना कवक शैवाल से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें सेल वाल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है, जबकि जो एल्गी का सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज का। संचित भोजन स्टार्च या ऑयल ग्रेन्यूल्स के रूप में शैवाल में स्टोर होते हैं, और इसमें जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में किसमें, कवक में। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ परजीवी कवकों में एक गोलाकार या कांटे जैसी संरचना परपोषी के साथ के संपर्क बिंदु पर रूप लेती हैं, इसे क्या कहते हैं। हॉस्टोरिया, एप्रेसोरियम, होल्डफास्ट या फिर हुक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्रेसोरियम। परजीवी कवकों के कवक तंतु जो परपोषी के साथ संपर्क के लिए एक गोलाकार व कांटे जैसी अग्रपिंड में बदल देता है, इसे एप्रेसोरियम कहा जाता है। हॉस्टोरिया क्या है, तो हॉस्टोरिया कवक के अंतरकोशिकीय कवक जाल से कुछ विशेष कवक तंतु उत्पन्न होती है, जिसे चूसांग कहते हैं, यानी सकर्स कहते हैं, जो परपोषी कोशिकाओं के भीतर घुसकर भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्रेसोरियम। अगला क्वेश्चन, कवक की परिपूर्ण अवस्था का मतलब क्या है, परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस का मतलब क्या है। जब कवक संपूर्ण स्वस्थ हो, जब वह अलिंगिक होकर उत्पन्न होता है, जब वह संपूर्ण लैंगिक बीजाणु बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन इज फॉर्म परफेक्टली सेक्सुअल स्पोर। जब कवक लैंगिक बीजाणु बनाता है तब वह अवस्था कवक की परफेक्ट स्टेज कहलाती है। कुछ कवक के परिपूर्ण अवस्थाएं निम्न हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हेलीमेंथियोस्पोरियम ओराइजी, इसकी जो परिपूर्ण अवस्था है उसे कॉक्लियोबोलस मिया विन्यास के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेलिया सोलेनी की परिपूर्ण अवस्था प्लियोस्पोरा इन्फेंटियोरा है, इनफेक्टोरिया है। हेलमेंथियोस्पोरियम, ये इसकी जो परिपूर्ण अवस्था है वो पायरिनो स्पोरा ग्रेमिनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द गिल ऑफ मशरूम, मशरूम के गलफड़े किसमें सहायता करते हैं। हेल्प इन रेस्पिरेशन, बियर स्पोर व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन न्यूट्रिशन, या फिर हेल्प इन इनहेंसिंग बायोसेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी बीजाणु धारक जो प्रजनन में सहायता करते हैं। मशरूम के जो गिल्स होते हैं, जो लैमली पाइलियम के आंतरिक सतह पर होता है, ये किसके लिए सहायता करते हैं, तो ये प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। जो ये क्वेश्चन आपका DSSB TGT में PGT में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में। क्वेश्चन है, सिताके मशरूम कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा लेंटिनल इंडोडस, ऑप्शन डी, लेंटिनल इंडोडस। सिताके मशरूम ये पूर्वी एशिया में पाया जाता है, जिसकी अब दुनिया भर में खेती की जा रही है। यह विटामिन से भरपूर होता है और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए बॉटनी में फंगी टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बस वीडियो में आप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन फंगी में डिस्कस कर चुके हैं, आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
लास्ट में आपकी राय मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ये वीडियो, जितना हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो होता है उतना ही हेल्पफुल मेरे लिए आपका कमेंट होता है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेटर करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आई होप सो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपनी क्लासेस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वाइन ईस्ट है, वाइन ईस्ट इज, वाइन ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है। पहला दिया है देखिए ये एस का मतलब है सेक्रोवेरिशी, ठीक है, सेक्रोमाइसी। जहाँ जहाँ एस दिया है उसका मतलब है सेक्रोमाइसी। हम सभी को पता है कि अल्कोहल, बियर, शराब, इन सबको बनाने के लिए, डबल रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं अल्कोहल फैक्ट्री में और एज वेल एज बेकरी में, दोनों में ही हम जिस ईस्ट का यूज करते हैं उसे सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को वाइन ईस्ट के नाम से या फिर बेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। DSSB यानी दिल्ली SSB PGT बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिल्ली में आया हुआ है। क्वेश्चन है स्लाइम मोल्ड के सदृश होता है, यानी स्लाइम मोल्ड के समान क्या होता है, स्लाइम मोल्ड के रिजेंबल क्या होता है। फंगी, एनिमल्स एंड फंगी, प्लांट एंड एनिमल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि स्लाइम मोल्ड के जैसा क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड के जैसा सदृश माने इसके समान प्राणी एनिमल्स और फंगी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड दोनों प्राणी और कवक के सदृश होते हैं, इसलिए इन्हें कवक और जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बीच की कड़ी कहा जाता है। आपने बहुत सारे कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। उसी तरह कवक यानी कि फंगी और एनिमल्स के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह एक मृत्योपजीवी है। इसे प्रायः जैव अपघटक या मृत्योपजीवी या प्रोटिस्टन उपभोक्ता और प्रोटिस्टन कवक और जंतु कवक भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मटर में डाउनी मिल्ड्यू रोग के अवर्जित क्षेत्र में पादप के किस भाग में पीले भूले चकत्ते नजर आते हैं। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्केयर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरिया अपेयर ऑन। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है पॉट्स, फ्लावर्स, बोथ द सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिपल्स, अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिपल्स। देखिए आपको बता दें, हो सकता है आपको बहुत सारी जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज देखने को मिल जाए, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी बिना किसी चार्ज के, जो मैं आपको करा रही हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये आपका नॉलेज कॉर्नर परिवार आपका अपना परिवार है। यहाँ पे हर एक चीज़ ऑथेंटिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये जो बुक है ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है, ये बुक यूथ पब्लिकेशन की है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस बुक से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि इस बुक में जो है वो TGT, PGT, PCS, लेक्चरर, LT ग्रेड, GIC, NVS, KVS सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए उनको शामिल किया जाता है। तो इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं। किसी भी आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो आपके लिए होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपने कितना पढ़ा है या क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको एक आइडिया लग जाती हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आने वाले संभावित क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके बाद अगर 10,000 सब्सक्राइबर ये चैनल पहुंच जाता है तब मैं आपको थ्योरी क्लासेस भी अवेलेबल करवाऊंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप कह नहीं सकते हैं कि जो थ्योरी क्लासेस होंगी वो किसी पेड बैच से कम होंगी, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फटाफट से अपने चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर पहुँचाना होगा, ठीक है। आज मैं इतना ही, मतलब मैं आपसे अपनी बातें इसलिए रख पाती हूँ क्योंकि आप मेरा अपना परिवार है। आपसे अगर मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको कौन सी बुक, कौन से पब्लिकेशन क्या पढ़नी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी बात रख सकते हैं और मैं अपनी बात वीडियो के माध्यम से रख देती हूँ, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर आपको बुरा लगता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपसे कहूँगी नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के लास्ट में ही कह दिया करूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब था वो था बोथ द सरफेस ऑफ द लीफलेट्स एंड स्टिप्यूल्स। मटर में डाउनी मिड्यूल्स रोग से अवर्षित क्षेत्र के पादप किस भाग के पीले
पीले भूरे चकत्ते पड़ते हैं तो किस भाग पे पड़ते हैं? सरफेस लीफलेट्स पे पड़ते हैं, यानी जो पत्ती होती है, ये जो पत्ती है इसके सरफेस पे पड़ता है और स्टिपल्स पे पड़ता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से 3 सही है, एक आपका गलत है और वही गलत आपको बताना है। पहला है पाइथियम। पाइथियम में डंपिंग ऑफ डिजीज यानी कि आर्द्र पतन रोग, पहला तो बिल्कुल सही मैच खा रहा है। पाइथियम जो है ये डंपिंग ऑफ डिजीज यानी आर्द्र पतन रोग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम ग्लानी रोग यानी वाइल्ड डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट यानी कि विस्फोट छिद्र रोग के लिए जिम्मेदार है, आलू में होता है। और अस्टिलेगो, अस्टिलेगो जो है ये स्मट डिजीज कॉज करता है, जो जौ में करता है, बंट रोग नहीं करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, यहाँ से बंट डिजीज नहीं होता है, स्मट डिजीज होता है। कौन सा होता है? स्मट डिजीज होता है। ठीक है, स्मट डिजीज, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइजोपस किस श्रेणी से संबंध है? राइजोपस बिलोंग टू व्हिच क्लास? ऑप्शन आपके सामने है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपको बता दें दोस्त, हमारे इसी चैनल पे छोटे छोटे वीडियो 2-3 मिनट के आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जहाँ पे आपको कवक के सारे क्लास, कवक से होने वाली बीमारियाँ, इंपॉर्टेंट कवक के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसी तरह एल्गी, बैक्टीरिया, सबके आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिस तरह आप शॉर्ट वीडियो 2 मिनट 4 मिनट निकाल के देखते हैं मनोरंजन के लिए, तो आप शॉर्ट वीडियो ना देखकर उनको देख सकते हैं, उससे आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा और आपको ज़्यादा बोरिंग भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, राइजोपस किस श्रेणी से संबंधित है? तो राइजोपस जो है ये फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, यानी कि राइजोपस का क्लास क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फाइकोमाइसिटीज क्लास जो है ये फाइकोमाइसिटीज जो है ये क्लास जो है जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह एक मृत्युजीवी यानी सेप्रोफिटिक कवक है जो मृत पदार्थों पर लगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी को ब्लैक ब्रेड मोल्ड या फिर ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। किसको? राइजोपस को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग है। अगर फाइकोमाइसिटीज की जगह जाइगोमाइसिटीज दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज जो है ये जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफर में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय। क्रूसीफर में व्हाइट रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पाइथियम, ऑस्टिलेगो, पक्सिनिया या एल्विगो। तो अभी हम लोगों ने देखा था पाइथियम से डंपिंग ऑफ डिजीज होता है। इसके अलावा अगर बात करें क्रूसीफर में वाइट रस्ट किसके कारण होता है? तो ये एल्विगो कैंडिडा के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एल्विगो कैंडिडा। ठीक है, क्रूसीफर में वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है ये एल्विगो या और इसी को क्रिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्रिस्टोपस, इसी के द्वारा जो है व्हाइट रस्ट होता है। ठीक है, ये ओमाइसिटीज का सदस्य है। अगर पूछा जाए पाइथियम किसका सदस्य है, तो पाइथियम जो है ये ओमाइसिटीज का सदस्य है। इसके बहुत सी जातियां पादप परजीवी होती हैं, लेकिन अगर बात करें एक स्पेशल होता है पाइथियम इंसीडियोसोम्स, ये जानवरों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, किसमें? जानवरों में। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्टिलेगो, तो ऑस्टिलेगो जो है ये ऑस्टिलेगो एवेनी एक होता है जिससे लूज स्मेट ऑफ ओट होता है, यानी कि ओट में लूज स्मेट होता है। उसके अलावा अगर बात करें ऑस्टिलेगो इंसुकुलेटा जिससे जिंजानिया स्मेट होता है। इसके अलावा ऑस्टिलेगो हॉर्डेई, इससे कवर्ड स्मेट होता है, यानी बार्ले में होता है, बार्ले यानी कि जौ में। इसके अलावा ऑस्टिलेगो मेडिस से कॉर्न स्मट होता है, कॉर्न में। और ऑस्टिलेगो टिट्रिसाई से गेहूं में लूज स्मट देखने को मिलता है। वहीं बात करें पक्सिनिया ग्रैमिनी की, तो पक्सिनिया ग्रैमिनी से स्टेम रस्ट होता है जिसे ब्लैक रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी रस्ट व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है ये एल्विगो से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्या कहते हैं बीमारी से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना कि अदर वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंसिलियम वाज द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय। सर्वप्रथम पेंसिलिन को पृथक किया गया, सर्वप्रथम पेंसिलिन को पृथक किसके द्वारा किया गया? 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, लुईवेनहॉक, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट ब्राउन।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पेंसिलियम के बारे में बहुत अच्छे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया हुआ है। एक बार फिर से बता देती हूँ, पेंसिलिन की जो खोज है वो 1928 यानी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इन्होंने सर्वप्रथम नोटेटम तथा पेंसिलियम क्राइसोजीनम नामक कवक में पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक को पृथक किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था, यही था पेंसिलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवक पेंसिलियम की जैव प्रतिजीवी प्रतिक्रियाशीलता को प्रथम बार किसने बताया? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसने बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यही क्वेश्चन आपका टीजीटी बायोलॉजी 1999, पीसीएस और टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। इसके लिए इन्हें 1945 यानी 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्होंने बताया कब, 1928 में, और नोबेल कब मिला, 1945 में। अगला क्वेश्चन, विषम जालिकता सर्वप्रथम कवक में ज्ञात की गई, यानी हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन। हेट्रोथैलिज्म सबसे पहले किस कवक में देखा गया, म्यूकर, एस्परजिलस, पक्शिनिया या एल्विगो? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए म्यूकर। विषम जालिकता यानी हेट्रोथैलेमस सबसे पहले म्यूकर में देखा गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैक्सली नामक साइंटिस्ट ने 1904 में 1904 में म्यूकोरेल्स गढ़ में लैंगिक जनन का अध्ययन करते समय विषम जालिकता का पता लगाया था। ऐसे कवक जिनमें दो भिन्न स्ट्रेन वाले माइसीलियम एक दूसरे के संपर्क में आने पर लैंगिक जनन करते हैं, उन्हें हेट्रोथैलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, और ये सबसे पहले देखा किसमें गया, तो म्यूकर में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, कवक में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता कौन थे, यानी कि हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने की? तो अभी हम लोगों ने देखा था ब्लैक्सली ने 1904 में हेट्रोथैलिज्म की खोज की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? अ कप शेप फ्रूटिंग बॉडी एक्सोकार्प इज कॉल्ड इन। कप शेप की जो आकृति वाली फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, क्लास्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम या फिर स्यूडोथीसियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एपोथीसियम। कप से फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम होता है। ये कुछ ऐसे कप के आकार की संरचना होती है, कुछ इस तरह जैसे कप होता है चाय पीने वाला कप, उसके आकार की ये संरचना होती है, इसे एपोथीसियम कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एपोथीसियम कहा जाता है। कुछ लाइकेन व कवक के फ्रूट खुले तस्त्रीनुमा या कप के आकार के होते हैं और अंदर की संरचना एक अस्तर से ढकी होती है जिसे एस्काई या एस्कस पाए जाते हैं। इस आकृति को एपोथीसियम कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा का से कवक, का से काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप रोग के जैविक नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? कौन सा एक कवक है जो पादप रोग के जैविक नियंत्रण में उपयोगी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पेंसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर म्यूकर म्यूसिडो। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा विरिडी। पादप रोग के जैविक नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा विरिडी कवक उपयोगी पाया गया है। पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेंसिलिन नामक दवा बनाई जाती है, हम सभी को पता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1900 कब किया गया था, 1928 में किया गया था। ठीक है, बात करें फाइटोप्थोरा पैरासिटिका की तो पौधे पर लगने वाला रोग है, वहीं म्यूकर म्यूसिडो पौधे पर रोग उत्पन्न करने वाला है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग चारों क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आई होप ये मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी गलती, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? यानी कि इसको आपको सुमेलित करना है, बताना है कि इन चारों में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। इसको सुमेलित नहीं करना है, कौन सा सुमेलित है बताना है। ठीक है, पहला है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यानी कपास का कोड़िए पट चित्ती जो है ये किसके कारण होता है? दिया है जेंथोमोनास मालवाशियरस। बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है
वाइल्ट ऑफ कॉटन यानी कपास में मलानी रोग जो है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये अल्टरनेरिया लाइनाई के कारण होता है, बिल्कुल नहीं। लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है ये अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के कारण होता है, किसके कारण? अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा के कारण, ठीक है। वहीं पे अगला दिया है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, यानी कि गन्ने का लाल रंग जो है, लाल गलन जो है, जो गन्ने के खेत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसमें ए बी और डी इसका सही है, 1 2 और 4 सही मिलान है। तीसरा आपका गलत है, 1 2 और 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला माइकोराइजा रिप्रेजेंट, माइकोराइजा प्रदर्शित करते हैं सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट, पैरासिटिज्म ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, सिम्बायोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड रूट, एपीफाइटिज्म ऑफ फंगस एंड रूट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कवक और जड़ की सहजीवता। माइकोराइजा एक कवक और जड़ की सहजीवता को प्रदर्शित करते हैं। जिम्नोस्पर्म जड़ में सहजीवन का उदाहरण है, जिसमें कवक के साथ सहजीवन पाया जाता है, यानी कि सिम्बायोसिस रिलेशन एक दूसरे के साथ ये शो करते हैं, कवक और जड़ के, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्बुगो है ऑब्लिगेटेड इंटरसेलुलर पैथोजन, इंटरसेलुलर पैरासाइट, इंटरसेलुलर सैप्रोफाइट या फिर फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। टीजीटी बायोलॉजी 2013 और 2005 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्विगो जो है ये ऑब्लिगेट अंतरकोशिकीय रोगजन है, यानी इंट्रासेलुलर पैथोजन है, जो क्रूसीफर के सदस्यों में वाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है। एल्विगो क्या करता है? तो वाइट रस्ट रोग ऑफ क्रूसीफर में उत्पन्न करता है। एल्विगो परजीवी ओमाइसिटीज का एक जीनस है, ये असली कवक नहीं होता है या पौधे पर लगने वाला रोग है। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ओके, अगला क्वेश्चन, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है रिजर्व फूड मटेरियल इन फंगी इज, कवक का जो भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है? ग्लाइकोजन, मंड, सुक्रोज या माल्टोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन। फंगी जो है अपना रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में आया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लाइकोजन, इसके साथ साथ वसा, अगर फैट्स दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता, क्योंकि जो फंगी होते हैं वो ग्लाइकोजन और वसा को अपने रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रखते हैं। कवक जो होते हैं ये पर्णहरिम रहित होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए ये अपने पास स्टोर्ड फूड को रखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि शैवाल का स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो शैवाल का स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। किसका? एल्गी का। एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। ये द्वितीय श्रेणी के कवक हैं जिनके जीवन चक्र में कोई ज्ञात लैंगिक स्थिति नहीं है और इस प्रकार के माइटोसिस के माध्यम से बीजाणुओं का उत्पादन करके पुनर्उत्पादन करते हैं। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फंगी आर ऑलवेज, कवक सदैव हैं। कवक कैसे होते हैं? हेट्रोफाइट्स, आइटोफिटिक, सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। जो कवक होते हैं ये, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर बंडल भी नहीं पाया जाता है, तो ये हमेशा परजीवी अथवा मृत्योपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी अथवा मृत्योपजीवी होते हैं और बीजाणु यानी स्पोर द्वारा जनन करते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए कवक जो होते हैं ये विविध पोषी होते हैं। इन्हें हेट्रोफाइट्स के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? हेट्रोफाइट्स के अंतर्गत, क्योंकि ये परजीवी भी होते हैं, मृत्योपजीवी भी होते हैं, जगह जगह से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें विविध पोषी के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनेडिया अकर्स इन, कोनेडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है ईस्ट में, क्लेमाइडोमोनास में, पेंसिलियम में या इन सभी में। कोनेडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंसिलियम में। किसमें? पेंसिलियम में। कोनेडिया कवक तंतुओं के अग्रभाग पर बनते हैं, ये गतिहीन यानी नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे पेंसिलियम ईस्ट में मुकुलन विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। बुकलन में कोश का उभार यानी आउटग्रोथ के समान संरचना निकलती है जो परिपक्व मात्र कोशिकाओं से अलग हो जाती है। यानी क्या कहा जा रहा है, ये मान लीजिए एक कवक है, यहाँ से एक ऐसे आउटग्रोथ निकलता है और जैसे जैसे ये मेच्योर होता है ये अपने आप में एक दूसरा कवक बना लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसी को बडिंग या मुकुलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन किसमें अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज या ऑल फंगी। किसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होते हैं? तो बता दें, फंगी के जो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसके जितने भी सदस्य होते हैं इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन जो है वो अनुपस्थित होता है। क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में कवक तंतु पटयुक्त होते हैं तथा अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टाई कवक के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन से कवक आते हैं, तो पिकिडियम, फोमा, एसरवुलस, ये सारे कवक इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइजोपस, एल्विगो, न्यूरोस्पोर या ईस्ट। तो हम लोग को पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट को ही बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे बियर ईस्ट अल्कोहल ईस्ट या फिर इसी को बेकर्स ईट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल के कमर्शियल उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल के उत्पादन के लिए किसका यूज किया जाता है? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, अभी हम लोगों ने देखा था, इथेनॉल को ही शराब के नाम से जाना जाता है। इसके व्यापारिक उत्पादन के लिए खमीर यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक ईस्ट का यूज किया जाता है। इसे बेकर ईस्ट, ब्रीवर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मदिरा का निर्माण और बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी से इन्वर्टेज व जाइमेज नामक एंजाइम भी प्राप्त किया जाता है। अगर पूछा जाए इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसी सेक्रोमाइसिस सेरेविसी से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कवक डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में यूज होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा वेकर सीड यानी कि ईस्ट जो है ये डबल रोटी या ब्रेड बनाने में यूज होता है। अगला, ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से क्या उत्पादन होता है? ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से क्या उत्पादन होगा? देखिए, इसका तो हम आपको बता देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ इस टाइप में होता है, लिखा होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया। यहाँ पे जब ईस्ट पड़ेगा, ईस्ट और उसके बाद जाइमेज एंजाइम, कौन सा? जाइमेज एंजाइम, तब आपका बनता है 2C2H5OH, यानी कि क्या बन गया? ये एल्कोहल बन गया। और इसके अलावा क्या निकलता है? 2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज का खमीर द्वारा किण्वन से क्या उत्पादन होता है, तो देख लीजिए 2CH2OH क्या हो गया? एल्कोहल, यानी इसी को इथेनॉल कहा जाता है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कितने ATP उत्पन्न करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, लोग 36 मार्क करके चले आते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी कि 2 ATP हो जाएगा। ईस्ट जो है कोशिका अवायवीय अवस्था में ग्लूकोज अणुओं का प्रयोग करती है और अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। एक ग्लूकोज अणु अवायवीय परिस्थिति में ईस्ट के अवायवीय शोषण करके कितने ATP बनाएगी? 2 ATP बनाएगी। कितने? 2 ATP बनाएगी। कौन सा रिस्पायरेशन? एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय शोषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF लेके अपने रिवीजन को निरंतर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका बिहार TRE एग्जाम के साथ साथ BPSC के जितने भी एग्जाम है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा TGT, PGT, उत्तर प्रदेश 2022 का PGT है या फिर DSSS सब में हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन है, बेसिडियोकार्प फलन काय है? बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। ऑप्शन है राइजोपस, म्यूकर, एल्विगो या फिर अगेरिकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अगेरिकस। बेसिडियोकार्प अगेरिकस का वायवीय भाग है और यह राइजोमार्फ से विकसित होता है। अगर पूछा जाए, कभी पूछ लिया कि ये किससे विकसित होता है, तो ये राइजोमार्फ से विकसित होता है। किससे? राइजोमार्फ से। राइजोमार्फ से। इस भाग को सामान्यतः मशरूम के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग खाते हैं। बेसिडियोकार्प, जिसे बेसिडियोओमा भी कहा जाता है, कवक में एक बड़ा स्पोरोफोर या फ्रूटिंग बॉडी है। इसमें क्लब के आकार की संरचना की सतह पर लैंगिक रूप से उत्पादित बीजाणु बनते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अगेरिकस का एक आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इसे आप मशरूम या भूफोड़ या फिर कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो ऊपर दिखाई देता है उसे बेसिडियोकार्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिडियोकार्प है क्या? तो एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है जो खाने में उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, पक्सीनिया से होता है, यानी पक्सीनिया जो है वो क्या कॉज करता है? तो पक्सीनिया क्या रस्ट डिजीज कॉज करता है, स्मट डिजीज, वाइल्ड डिजीज या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्सीनिया जो है ये रस्ट डिजीज कॉज करता है। पक्सीनिया से रस्ट डिजीज यानी जंग रोग होता है। पक्सीनिया ग्रामिनिया ट्रिटिकाई के द्वारा गेहूं का ब्लैक रस्ट होता है। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस गेहूं में येलो रस्ट रोग का कारक होता है। पक्सीनिया रिकांडिटा से गेहूं में ब्राउन रस्ट होता है। यानी कि अलग अलग पक्सीनिया के अलग अलग जो मेंबर हैं वो अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। जैसे पक्सीनिया ट्रिटिकाई क्या करता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट करता है। पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो है ये गेहूं में येलो रस्ट कॉज करता है। और पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से गेहूं में ब्राउन रस्ट कॉज होता है। ठीक, ये करता क्या है, जंग डिजीज कॉज करता है, रस्ट डिजीज कॉज करता है। अगला, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्विगो या पाइथियम? तो अभी हम लोगों ने देखा था जो खाने वाला कवक होता है उसे एगेरिकस यानी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। शेष खाने योग्य कवक नहीं है, बाकी ये पहला जो है यही खाया जाता है। ठीक है, ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। एगेरिकस के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, इनकी खेती भी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं। रॉड शेप, सर्पिल, स्फेरिकल या फिर ऑल ऑफ एबव? तो जो प्लांट पैथोजन डिजीज होते हैं, जो प्लांटों में डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, उनमें से ये सभी है, ये सभी शेप के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में आया हुआ था। पौधे व कवक में रोग पैदा करने वाले जीवाणु जो हैं वो बहुत सारे आकार के होते हैं। पहला होता है कोकस। कोकस कैसा होता है, तो वो गोलाकार होता है, इसे कोकस कहा जाता है। इसके अलावा आपका आता है दूसरा हो जाएगा बैसिलस। बैसिलस कैसा होता है, ये रॉड शेप होता है, इसे बैसिलस कहा जाता है। उसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल ये आपका सर्पिल आकार का होता है। इसके बाद इसी में आपका आता है एक कॉमा के आकार का। तो 4 या 5 प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो मैंने आपको जीवाणु वाले क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं करा है तो उसको भी ज़रूर देखिए। जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो इनके शेप और इनके कार्य के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये जो है डिजीज़ कॉज करते हैं पादप में और कवक में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइंट होता है? अर्ली ब्लाइंट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा अर्ली ब्लाइंट ऑफ पोटैटो कॉज करता है? एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है पाइटोप्थोरा इन्फेंटस, दूसरा अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा या फिर सिनकाइंड्रियम एंडोबायोटिकम? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, तो फाइटोप्थेरा इन्फेंटस ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। वहीं पर सिनकाइंड्रियम एंडोबायोटिकम जो है ये क्या कॉज करता है, तो ये वार्ट डिजीज कॉज करता है। क्या करता है, वार्ट डिजीज कॉज करता है। चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया किससे कौन सा बीमारी होता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ते हुए चल रहे हैं। आई होप सो आपको ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू।